हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल D&DI में। दोस्तों, आज के इस अमेजिंग वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हर्शे एंड चेस के प्रयोग की। इस प्रयोग को हम ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन आप ये जान लीजिए कि इस प्रयोग का सिर्फ इतना ही मकसद था कि ये पता लगाना कि जो अनुवांशिक पदार्थ है वो DNA है या प्रोटीन या RNA। क्योंकि पहले के साइंटिस्ट 1945 के पहले सारे साइंटिस्ट ये मानते थे कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रोटीन होता है या फिर RNA, इन दोनों में से कोई एक है, लेकिन DNA को नहीं मानते थे। लेकिन ये जो एकदम से गलत था। इस प्रयोग से हमको ये पता चल जाता है कि DNA ही अनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, ना कि प्रोटीन और RNA। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ ये बताया किसने था कि DNA एक अनुवांशिक पदार्थ है, ये हर्शे और चेस के एक्सपेरिमेंट से हमको पता चल गया। यानी इन्हीं के प्रयोग में हमें ये मालूम हुआ कि DNA ही जो है ये एक अनुवांशिक पदार्थ है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसके पहले एक साइंटिस्ट आए थे, ग्रिफिथ। 1928 में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट पूरा किया था, जिनका नाम था ग्रिफिथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहल इन्होंने शुरू की थी। इन्होंने पहल शुरू की, इसके बाद ये साइंटिस्ट आए, उनके पहल को सफल कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि DNA अनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन इन्होंने अच्छे से समझा नहीं पाया, इसलिए इनके प्रयोग को स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि DNA को अनुवांशिक पदार्थ किसने कहा, तो आप बताएंगे हर्शे और चेस का नाम, ना कि ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने सबसे पहले पहल की थी DNA को अनुवांशिक पदार्थ बताने की, लेकिन कुछ कारण से ये बता नहीं पाया, क्योंकि इसके प्रयोग में, ग्रिफिथ के प्रयोग में बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठ गए थे फ्रेंड्स, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था। और मैंने ग्रिफिथ का टॉपिक खत्म कर दिया है। अब मैं हर्शे और चेस के प्रयोग के बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ना आपको पहला लाइन तो समझ में आ गया होगा कि इस प्रयोग को हम हर्शे और चेस एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने यही दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि अनुवांशिक पदार्थ जो है वो DNA होता है, ना कि प्रोटीन। किसने बताया? हर्शे और चेस का प्रयोग इन्हीं के प्रयोग के द्वारा मालूम हुआ, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं? हर्शे या चेस का प्रयोग। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम के लिए, आप याद रखेंगे। इसे एक और नाम से पूछा जाता है फ्रेंड्स, जैसे ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ के हम प्रयोग को क्या बोलते थे? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट बोलते थे हम, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। लेकिन इसको हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें क्या होता था? ग्रिफिथ के प्रयोग में जो एक विभेद है, यानी एक बैक्टीरिया का कोई लक्षण क्या होता है जब दूसरे बैक्टीरिया में जाता है। एक बैक्टीरिया का कोई लक्षण या कोई सेल जब दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जाता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेक्शन। यानी एक बैक्टीरिया का कोई विभेद दूसरे के अंदर जाकर रूपांतरित हो गया, और रूपांतरित को हम इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। लेकिन ट्रांसडक्शन में ऐसा नहीं होता कि एक बैक्टीरिया कोई सामान दूसरे के अंदर चला जाए। इसमें होता है क्या है, कोई एक बैक्टीरियल सेल होती है, जैसे हम इन्होंने E. coli लिया था, तो उसके अंदर, उस बैक्टीरियल सेल के अंदर बाहर के कोई बैक्टीरिया का, उस बैक्टीरियल सेल के अंदर बाहर के किसी बैक्टीरिया का DNA यानी कोई अनुवांशिक पदार्थ जब अंदर एंटर कर जाता है, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसडक्शन। और ये किसकी मदद से होता है? ये बैक्टीरियोफेज की मदद से होता है। मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा अपने वीडियो लेक्चर में, थोड़ा सा आगे थोड़ा वेट करिए। इतना आप समझ जाइए ट्रांसडक्शन क्या होता है। जब भी किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर, जब भी किसी बैक्टीरियल कोशिका के अंदर किसी बाहर से कोई बाहरी DNA अंदर एंटर कर जाए, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। पहली चीज़, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन हम जान जाएं कि हर्शे और चेस ने इसमें क्या क्या यूज किया था, फिर आप ट्रांसडक्शन का मतलब ऑटोमेटिक जान जाएंगे फ्रेंड्स। इन्होंने अपने प्रयोग में बैक्टीरियोफेज नाम के एक बैक्टीरिया को इन्वॉल्व किया। बैक्टीरियोफेज, कुछ साइंटिस्ट इसे फेज बोलते हैं, कुछ फेजेस बोलते हैं, फाजेज। आपको कोई डाउट नहीं करना है, बैक्टीरियोफेज भी आप बोले चाहे बैक्टीरियोफाजेज, दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि किस तरह के बैक्टीरियोफेज को इन्होंने एक्सेप्ट किया, तो आपको बताना है T2 टाइप के फेज को लिया। T2 टाइप के बैक्टीरियोफेज को इन्होंने लिया। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरियोफेज होते हैं, कुछ प्लांट होते हैं, कुछ एनिमल में इन्फेक्शन कहलाते हैं, कुछ प्लांट में। ठीक है, ये जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज का मतलब आप जान जाइए। बैक्टीरिया का मतलब होता है बैक्टीरिया, और फेज का मतलब होता है ग्रहण करने वाला, भोजन के रूप में ग्रहण करने वाला। ऐसा है, और आप आधे लोग को तो ये भी नहीं मालूम कि बैक्टीरियोफेज है क्या। कुछ लोग इसे बैक्टीरिया बोलते हैं, कुछ लोग वायरस बोलते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये जो बैक्टीरियोफेज है, ये हमारा वायरस है। ये क्या है? ये एक बहुत ही छोटा वायरस है, बैक्टीरिया से भी छोटा वायरस है, इसलिए बैक्टीरिया के ऊपर अफेक्ट करता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, बैक्टीरिया सबसे छोटी सेल होती है, उससे भी छोटा होता है ये। ठीक है, इसलिए बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे शब्द निकालिए बैक्टीरिया, और जो मान लीजिए कभी आपसे कोई पूछे कि बैक्टीरियोफेज वायरस है कि बैक्टीरिया, तो आप वायरस बोलेंगे। आप नाम से कंफ्यूज नहीं होंगे। इस नाम का मतलब है कि बैक्टीरिया फेजेज, बैक्टीरिया को खाने वाला,
बैक्टीरिया फेजेज मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला, और बैक्टीरिया को खाने वाला कौन है? वायरस है। यानी ये जो बैक्टीरियोफेज है ये एक तरह का वायरस है। कौन सा वायरस है? T2 प्रकार का, क्योंकि बैक्टीरियोफेज बहुत सारे होते हैं। एक प्लांट वायरस होता है, प्लांट वायरस जो प्लांट के ऊपर अटैक करता है। एक एनिमल वायरस होता है जो एनिमल के ऊपर अटैक करता है। और ये जो बैक्टीरियोफेज है किसके ऊपर अटैक कर रहा है? ये आपका बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं, कुछ एनिमल के ऊपर, कुछ बैक्टीरिया के ऊपर। ये लेकिन है क्या? ये सब वायरस हैं, आपको याद रखना है। अगली चीज़, इन्होंने अपने प्रयोग में किस बैक्टीरिया को इन्वॉल्व किया? बैक्टीरियोफेज को तो इन्वॉल्व किया ही, साथ ही साथ एक और बैक्टीरिया को इन्वॉल्व किया। उसी के थ्रू एक्सपेरिमेंट को समझा जा सका कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ कैसे है। मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले आप नाम याद कर लीजिए। इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरियोफेज को लिया। उस बैक्टीरियोफेज कौन सी टाइप की थी? T2 टाइप की, ये आप याद रखेंगे। और इन्होंने ई कोलाई, जिसे आप एस्केरी या कोलाई बोलते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया को अपने प्रयोग में शामिल किया। और ये आपको साइंटिस्ट को बहुत आराम से मिल सकता है। ये हमारी यूनिवर्स में बहुत सारी है, क्योंकि जितनी बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस है सब इसी बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंडेंट होती है। आपको पता होना चाहिए। और ये अपने कल्चर मीडिया में आराम से ग्रो करती है। ये हमारे लिए यूजफुल भी है, हमारी छोटी आंत में ये पाई भी जाती है। अगली चीज़, इन्होंने जो बैक्टीरियोफेज लिया, ये दो तरह के बैक्टीरियोफेज को इन्होंने एक्सेप्ट किया। कितने तरह के? दो तरह के। एक को इन्होंने क्या किया, और आपको पहले बैक्टीरियोफेज के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ स्मॉल जानकारी दे दूं, जिससे आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत ना पड़े फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए इन्होंने जो बैक्टीरियोफेज लिया उसको मैं आपको बता देता हूं, लेकिन पहले के साइंटिस्ट को कुछ मालूम नहीं था इसके बारे में कि बैक्टीरियोफेज का कि अंदर क्या होता है क्या नहीं होता। इन्होंने तुक्का ले लिया था। ये बैक्टीरियोफेज का जो आकार होता है, शेप होता है, ये हेक्सागोनल होता है। आपको पता होना चाहिए हेक्सागोनल होता है, यानी टेडपोल के आकार का होता है। टेडपोल के आकार का। टेडपोल आप देखें, मेंढक, मेंढक की बात हो रही है, मेंढक किस तरह बैठा करता है, बस उसी तरह ये आपको अब कुछ आइडिया आ रहा होगा। ये टेडपोल के शेप का दिख रहा है ना फ्रेंड्स? ये टेडपोल के, ये जो पूरा आवरण दिख रहा है फ्रेंड्स, ये जितना मैंने ये हेक्सागोनल षष्ठकोणीय है, और ये आपके पैर दिख रहे हैं, ये टेडपोल शेप होता है। कैसे शेप होता है? टेडपोल। टेडपोल शेप्ड मतलब मेंढक के शेप्ड का, मेंढक के शेप्ड का आपको दिख रहा होगा। और जो ये जो पूरा आवरण दिख रहा है, ये प्रोटीन कोट है, इसे हम बोलते हैं प्रोटीन कोट। जितना ये दिख रहा है आपको पूरा, ये सब प्रोटीन कोट है। जो किसका बना होता है? कोई आपसे पूछ सकता है कि प्रोटीन कोट किसका बना होता है। अक्सर नीट के एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कोट है वो किस चीज़ का बना होता है। तो आपको बताना है कैप्सिड का। किसका फ्रेंड्स? कैप्सिड का बना होता है। ठीक है, यानी कैप्सिड जो होता है ये प्रोटीन कोट होता है एक तरह से। और इसके बीच में यहाँ पे ये आपका जेनेटिक मटेरियल है। कैसा है? जेनेटिक मटेरियल। ये आज आप जानते हैं, पहले के साइंटिस्ट नहीं जानते थे। इस प्रयोग के बाद सब जानने लगे। और जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? डीएनए। क्या ये डीएनए है? सिर्फ इतना ही जानते थे कि ये डीएनए है और ये प्रोटीन है। ठीक है, ये आज के बेस पे मैंने डायग्राम बनाया है बैक्टीरियोफेज का, इसे आप कुछ साइंटिस्ट बैक्टीरियोफाजेस भी बोलते थे। बस ये छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दिया। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये जितना लाइन दिख रही है आपको, ये जो लाइन दिख रही है, इसको छोड़कर जितनी लाइन दिख रही है क्या है? ये प्रोटीन कोट की बनी है, जिसे आप कैप्सिड बोलते हैं। और ये जो लाइन है ये क्या है? डीएनए। ठीक है, आप समझ गए? बस इन्हीं दो के ऊपर प्रयोग हुआ था, इसी दो के ऊपर, इन्हीं दोनों के ऊपर से बेस से हमको मालूम चल गया कि क्या फ्रेंड्स, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है कि प्रोटीन। इसी के बेस पे हमको मालूम चल गया। कैसे? अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो बैक्टीरियोफेज है उसको रेडियो एक्टिव आइसोटोप के बेस पे डिवाइड किया गया। इसी बैक्टीरियोफेज को दो भाग में डिवाइड किया गया। रेडियो एक्टिव आइसोटोप, यानी दो तरह के बैक्टीरिया लिया गया और दोनों को रेडियो एक्टिव आइसोटोप के बेस पे डिवाइड किया गया। आपको ये मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स, जो प्रोटीन होता है, क्या फ्रेंड्स? प्रोटीन ये किस चीज़ का बना होता है? ये प्रोटीन जो होता है ये सल्फर का बना होता है। सल्फर। ठीक है, यानी जो सल्फर होता है ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, यानी प्रोटीन के अंदर सल्फर पाया जाता है। और जो डीएनए होता है उसके अंदर सल्फर नहीं पाया जाता। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? डीएनए के अंदर पाया जाता है फॉस्फोरस। बहुत बड़ी मात्रा में फॉस्फोरस पाया जाता है। यानी डीएनए जो होता है ये फॉस्फोरस का बना होता है। अगर आपने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में समझा है तो आपको उसमें दिखा होगा कि डीएनए क्या है? एक फास्फोरस से बनी हुई शर्करा है। ठीक है, और जो प्रोटीन है ये सल्फर की बनी होती है। और जो प्रोटीन निर्माण जो होता है ये प्रोटीन कई सारे अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। ठीक है, कई सारे अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। यानी अमीनो एसिड को प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रोटीन
प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे अमीनो एसिड को, क्योंकि कई सारे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। सिर्फ आपको सिर्फ इतना समझना है कि सल्फर प्रोटीन के अंदर पाया जाता है और फास्फोरस डीएनए के अंदर। आप ये नहीं बोल सकते कि सल्फर भी डीएनए के अंदर है, नहीं, कभी नहीं पाया जाता, बिल्कुल नहीं पाया जाता। सिर्फ सल्फर किसके अंदर, प्रोटीन के अंदर, और फास्फोरस डीएनए के अंदर। इन्हें दोनों के बेस पे हमको मालूम चल जाता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। कैसे? इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया। रेडियो एक्टिव आइसोटोप, जनरली जो आप सल्फर देखते हैं उसका आइसोटोप कितना होता है, उसका आइसोटोप आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर तो 32 लिखा रहता है। जहाँ पे एटॉमिक नंबर, मान लीजिए ये आपका एटॉमिक नंबर है, ये आपका सल्फर का एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर लिखा होगा और यहाँ पे जस्ट उसका आइसोटोप लिखा रहता है। तो जनरली 32 होता है, लेकिन इस आइसोटोप को नहीं लिया गया, 32 को नहीं लिया गया। किसको लिया गया? सल्फर 35 को लिया गया। किसको? सल्फर 35 आइसोटोप को लिया गया। और फास्फोरस की कंडीशन में फास्फोरस को आपको दिखेगा 30, लेकिन इस 30 को नहीं लिया गया। किसको लिया गया? फास्फोरस 32 आइसोटोप को लिया गया, जो सबसे बेस्ट, जो सिर्फ डीएनए के अंदर पाए जाते थे, ना कि किसी और के अंदर नहीं। ठीक है, फास्फोरस 32 आइसोटोप किसके अंदर? डीएनए के अंदर। और सल्फर 35 आइसोटोप सिर्फ प्रोटीन के अंदर, ना कि डीएनए। इतना आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। यानी ये जो बैक्टीरियोफेज थे, इसको दो बैक्टीरियोफेज लिया गया, दो बैक्टीरियोफेज आपको, अगर आपको डायग्राम के बेस पे दिखाऊं तो इस तरह ये दो बैक्टीरियोफेज लिया गया। ठीक है, ये दो बैक्टीरियोफेज हो गए। एक हम इसी डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं अलग आपको दिखा देता हूँ। ये जो चीज़ है ये आपके डीएनए है, यानी इसके अंदर जो इस डीएनए के अंदर जो आइसोटोप होगा वो कैसा होगा? इस डीएनए के अंदर फास्फोरस होता है, तो इस डीएनए के अंदर जो आइसोटोप होगा वो फास्फोरस 32 होगा। और ये इसको मैं प्रोटीन कि ये जो प्रोटीन का लेयर है इसको मैं रेड से दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, थोड़ा सा आपको समझने में अच्छी तरह से कठिनाई नहीं होगी, आप ये समझ जाएंगे। यानी ये जो प्रोटीन का आवरण दिख रहा है, इसके ये प्रोटीन, आपको पता है प्रोटीन के अंदर सल्फर होता है, यानी जो ये जो लाल वाला भाग है ये पूरा कैसा है? ये सल्फर से बना हुआ, सल्फर 35 आइसोटोप से बना हुआ, यानी रेडियो एक्टिव आइसोटोप सल्फर 35 का ये बना हुआ है। थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन होगी, आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा ध्यान से देखिए और सारी चीज़ों को एक बार फिर नोट करिए, फिर से समझिए, तो आपको समझ में आएगा। 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अभी आपके लिए चीज़ नई है, इसलिए आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। ये जो बैक्टीरियोफेज का बॉडी है, ये वाला तो प्रोटीन का बना होता है। ये वाला देखिए, ये वाला प्रोटीन का बना होता है। ये जितना पूरा हिस्सा दिख रहा है ये सब प्रोटीन का बना है। तो जो प्रोटीन का हिस्सा है वो उसके अंदर क्या पाया जाएगा? सल्फर 35 रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है सल्फर 35 है। और ये जो इसके अंदर डीएनए होगा इसमें कोई आइसोटोप नहीं, यानी ये नॉन आइसोटोप है। कैसा है? नॉन आइसोटोप, यानी इसके अंदर कोई भी आइसोटोप नहीं है। केवल आइसोटोप किसमें? इस वाले प्रोटीन वाले भाग में आइसोटोप प्रेजेंट है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और ये जिसका ये फास्फोरस 35, ये जो बैक्टीरियोफेज है, इसके अंदर जो आइसोटोप है वो केवल जेनेटिक मटेरियल में, ना कि प्रोटीन के अंदर। प्रोटीन के अंदर कोई आइसोटोप नहीं है, ये आप याद रखेंगे अच्छे से। फिर से आप एक बार समझ लीजिए, वीडियो पॉज करिए, देखिए, समझिए, तभी आपको आगे की स्टेप समझ में आएगी, हर से चीज़ का एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ आपको, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, इन्होंने अपने प्रयोग को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? इन्होंने अपने जो इनका जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को 3 भागों में डिवाइड किया। इस अच्छे से समझने के लिए इन्होंने अपने प्रयोग को 3 भागों में तोड़ दिया, ताकि इसके एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझा जा सके। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से? पहला इन्फेक्शन, जिसे आप संक्रमण बोलते हैं। दूसरा है आपका ब्लेंडिंग, और तीसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। ये होता है क्या? इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन तो आप समझ गए होंगे। इन्फेक्शन का मतलब होता है किसी को संक्रमित करना, किसी के अंदर कोई प्रभाव डाल देना। ठीक है, ब्लेंडिंग क्या होता है? ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि आप जैसे जूस बनाते होंगे अपने मिक्सर के अंदर, तो किस तरह घुमाव होता है उस जूस के अंदर, आप देखते हैं ना, उसी चीज़ को ब्लेंडिंग कहते हैं। और जूस के पहले आप क्या करते हैं? जूस के पहले की प्रोसेस को आप ब्लेंडिंग से समझ जाएंगे, क्योंकि जब मिक्सर में आपको मान लीजिए केले का जूस बनाना है या फिर अनार का जूस बनाना है, तो केले को आप छीलते हैं, मतलब केले को आप छीले, अनार को छीले, उसके दानों को आप अलग कर लेते हैं और छिलका को फेंक देते हैं। बस यही चीज़ ब्लेंडिंग में होती है। और सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में पूरे मिक्सर से केला, अनार सब मिक्स हो जाता है। ठीक है, यानी अच्छे से पिस जाता है, और जितने भी हल्के
और जो हल्के हल्की चीज़ होंगे उसके बाद भी आप छान लेते हैं, भले छानते हो ना छानते हो, कुछ लोग छान लेते हैं, कुछ लोग ड्राई फ्रूट वगैरह डाल देते हैं, बस उसी चीज़ को हम सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। कहने का मतलब है ब्लेंडिंग में होता क्या है, जो बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरियल सेल से अलग हो जाती है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझिए, जब मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। इन्फेक्शन में ये जो बैक्टीरिया फेज है ये एक बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है। किस बैक्टीरियल सेल को? ई कोलाई को इफेक्ट करता है। फिर जैसे मान लीजिए बैक्टीरियल सेल हो गई ई कोलाई, इसके ऊपर ये बैक्टीरिया आके इफेक्ट किया, ठीक है, इफेक्ट किया, ये इन्फेक्शन हो गया। इस बैक्टीरिया ने इस बैक्टीरियल सेल को ई कोलाई को इफेक्ट किया, प्रभावित किया। फिर ब्लेंडिंग से क्या हुआ, ब्लेंडिंग में इन दोनों ये जो बैक्टीरियल सेल है ये अपने अंदर का पदार्थ इसके अंदर डालेगा और खुद दूर भागने लगेगा, ठीक है, खुद दूर भाग जाएगा। और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से क्या होता है, ये दोनों अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। मिक्स हुए, अब मिक्स होने के बाद ये एकदम से हट जाता है, नष्ट गायब हो जाता है। ये एकदम से ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है वो इसको एकदम से हटा देती है, वायरस को एकदम बाहर कर देती है और वायरस के अंदर का जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर आ जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर आया ई कोलाई के अंदर वो अक्सर में एक प्रोटीन है कि डीएनए है या आरएनए है, क्या है वो हमें पता चल जाता है। ठीक है, बस आप इतने जान जाइए कि हर्से और चेज ने 3 तरह के हेडिंग्स दी हमें, 3 तरह से प्रयोग को सक्सेस किया। पहला इन्फेक्शन से, दूसरा ब्लेंडिंग से और तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन से। ये प्रयोग क्या किया था, इन्फेक्शन का, ब्लेंडिंग का और सेंट्रीफ्यूगेशन। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बैक्टीरियोफेज है जो मैंने रेड से दिखाया है, रेड का मतलब इसके अंदर क्या है, सल्फर। इस बैक्टीरियोफेज के अंदर जो आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप है वो कैसा है, सल्फर 35 है, ठीक है। और जो ये ब्लैक से है, जो ब्लैक से है, इसके अंदर जो आइसोटोप है, आइसोटोप वो कैसा है, वो प्रोटीन का है। कैसा, सॉरी फ्रेंड्स, प्रोटीन बोल रहा हूँ, फास्फोरस 32 आइसोटोप है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो फास्फोरस 32 है, जो सामान्य एकदम नॉर्मल आइसोटोप है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इधर देखिए, जैसे ही मैंने इन दोनों बैक्टीरियोफेज को, ये वाला जो है इसके अंदर केवल एक बैक्टीरिया के अंदर एक ही तरह का आइसोटोप होगा। इसके अंदर जो आइसोटोप है फ्रेंड्स, इसके अंदर जो आइसोटोप है वो कैसा है, ये कैसा आइसोटोप है, ये है आइसोटोप सल्फर टाइप का 35। और ये जो आइसोटोप है जेनेटिक मटेरियल के अंदर, ये जो आइसोटोप है ये कैसा है, फास्फोरस 32 टाइप का आइसोटोप है। इसके अंदर कोई आइसोटोप नहीं है, ये हमारा जो ये डीएनए है ये नॉन आइसोटोप है, नॉन आइसोटोप, क्योंकि एक बैक्टीरिया के अंदर हेर्से और चीज ने सिर्फ एक तरह के आइसोटोप को लिया, केवल सल्फर को। इस जो प्रोटीन का जो लेयर है इसके अंदर सिर्फ सल्फर, क्योंकि प्रोटीन सल्फर से बना होता है तो इस प्रोटीन के अंदर सिर्फ सल्फर वाला आइसोटोप है। और जो डीएनए होता है वो डीएनए बना होता है फास्फोरस का, इसलिए फास्फोरस वाला आइसोटोप इसके अंदर है। और ये जो लेयर दिख रही है आपको ब्लैक से यहाँ पे, ये आपका प्रोटीन है। मैंने आपको इंडिकेट करने के लिए दिखाया कि 2 तरह के बैक्टीरिया है, ठीक है, लेकिन ये वो जो दोनों सेम ही है, अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है, दोनों बैक्टीरियोफेज हैं, दोनों वायरस है, ठीक है। ये वाला प्रोटीन का बना है, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन का आइसोटोप है, ये भी प्रोटीन है, लेकिन इसमें आइसोटोप नहीं लिया गया, ठीक है, इसमें आइसोटोप नहीं लिया गया, केवल दोनों प्रयोग को अलग दिखाने के लिए, ताकि साइंटिस्ट अच्छे से संतुष्ट हो जाएं, ग्रिफिथ की तरह कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो यहाँ पे। इसके अंदर आइसोटोप है, इसके अंदर आइसोटोप नहीं है, इसके अंदर आइसोटोप नहीं है, इसके अंदर आइसोटोप है। आप कंफ्यूज हो रहेंगे, अच्छे से देखिए, समझिए, क्योंकि इस वाले बैक्टीरिया के अंदर जो सल्फर टाइप का है, सल्फर मतलब सिर्फ प्रोटीन के अंदर आइसोटोप होगा। ये पहला जो बैक्टीरियोफेज है इसके अंदर फास्फोरस आइसोटोप लिया है, और फास्फोरस सिर्फ डीएनए के अंदर होता है, यानी इसके अंदर आइसोटोप है डीएनए के अंदर, और प्रोटीन के अंदर आइसोटोप नहीं लिया गया इस बैक्टीरिया के अंदर, इस वायरस के अंदर। और इस वाले बैक्टीरियोफेज में, T2 बैक्टीरियोफेज में, इस डीएनए सल्फर प्रोटीन के पास होता है, तो प्रोटीन के पास आइसोटोप है 35, सल्फर 35, लेकिन डीएनए के पास आइसोटोप नहीं है, ठीक है, क्योंकि डीएनए के अंदर प्रोटीन नहीं पाया जाता, प्रोटीन डीएनए अलग अलग होते हैं। इसी में मार मची थी साइंटिस्टों की। अब इन्हीं दोनों बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्शन कराया गया इस बैक्टीरियल सेल के साथ। ये क्या, कौन सा बैक्टीरियल सेल है, इसका नाम है ई कोलाई, एस्केरिया कोलाई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ई कोलाई का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना है एस्केरिया कोलाई, ठीक है। ये हमारी सारी जितने ब्लूस में दिखा रहा हूँ ये सब के सब एस्केरिया कोलाई है, एक बैक्टीरिया में बैक्टीरियल सेल है, ठीक है।
अब इसी दोनों जो बैक्टीरिया थे, इनको सब एक एक स्टेप हम समझते हैं, फिर दूसरा स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ठीक है। ये वाले बैक्टीरिया अफेक्ट करिए बैक्टीरियम कोलाई को। तो मैंने आपको ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट बताया था, ट्रांसडक्शन आप यहाँ से समझ जाएंगे, ठीक है। इधर देखिए, जब कोई बैक्टीरियल सेल में बैक्टीरियल सेल में जब कोई बाहर से, कोई बैक्टीरियल सेल के अंदर जब कोई बाहर से बैक्टीरिया आके संक्रमित करता है, यानी अपना सामान डाल के चला जाता है, इसी चीज़ को हम ट्रांसडक्शन, यानी देना और भाग जाना, यानी जब कोई बैक्टीरियल सेल के अंदर बाहर से कोई डीएनए आके इंटर कर जाता है, यानी कोई बाहर से कोई सेल आके इंटर कर जाती है, इसी चीज़ को हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं, सिंपल सा। और इसमें मदद कौन करता है? मदद ये कर रहा है, इसका नाम क्या है? बैक्टीरियोफेज। यानी ट्रांसडक्शन डिपेंडेंट होता है बैक्टीरियोफेज के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हुआ क्या। इन्फेक्शन, पहली स्टेप इन्फेक्शन है आपकी, ठीक है। इन्फेक्शन में क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल होती है, एस्केरिया कोलाई की जो बैक्टीरियल सेल है, इसमें बैक्टीरिया आता है जो सल्फर टाइप का होता है, यानी इसके अंदर जो आइसोटोप है वो सल्फर, यानी प्रोटीन पर आइसोटोप है और डीएनए के ऊपर कोई आइसोटोप नहीं है। तो ये जो आइसोटोप है ये इंटर कर जाता है, यह जो प्रोटीन है बैक्टीरियोफेज इस एस्केरिया कोलाई पर संक्रमित करता है, और संक्रमित जब करता है तो संक्रमित के बाद दूसरी स्टेप कौन सी हो जाती है, और जो संक्रमित कर रहा है तो धीरे धीरे इसके अंदर का पदार्थ जो है अंदर आ रहा है, ठीक है। अब दूसरी स्टेप ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग में क्या हुआ, ये जो ब्लेंडिंग का मतलब होता है जो अंदर का, इस ऊपर वाले बैक्टीरियोफेज का जो अंदर जेनेटिक मटेरियल था वो नीचे आ गया, ठीक है। देखिए बैक्टीरियल सेल के अंदर आ गया, ये बैक्टीरियल सेल के अंदर आ गया। और ब्लेंडिंग में क्या होता है, छटाई होती है, हटाना होता है। अब बैक्टीरिया जो एस्केरिया कोलाई के अंदर जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए आ गया एस्केरिया कोलाई के अंदर, और बैक्टीरियोफेज कहाँ जा रहे हैं, देखिए बैक्टीरियोफेज इस परत से बैक्टीरियल सेल से दूर जा रहे हैं, यहाँ पे बैक्टीरियल सेल से सटे हुए थे और यहाँ दूर जा रहे हैं। और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, एकदम से छटाई मिक्सर की तरह घुमा दिया जाता है, पूरी तरह से उसको घुमाते हैं बार बार, जिससे चीज़ें हल्की चीज़ ऊपर हो जाए और भारी चीज़ अंदर, यानी हल्की चीज़ बाहर निकल जाए और भारी चीज़ अंदर बैठ जाए। भारी क्या था, जेनेटिक मटेरियल जो अंदर रह गया, और जो हल्का क्या था, वायरस एकदम से गायब हो जाता है। अंदर क्या रह गया, केवल नॉन आइसोटॉप। और नॉन आइसोटॉप कौन था, देख लीजिए पहले स्टेप में नॉन आइसोटॉप कौन था, ये देखिए नॉन आइसोटॉप था हमारा अंदर का डीएनए, और प्रोटीन का लेयर बाहर रह गया। देखिए प्रोटीन का लेयर बाहर रह गया, ये देखिए प्रोटीन का लेयर बाहर रह गया, प्रोटीन का लेयर एकदम से गायब हो गया। यहाँ कहीं आपको नहीं दिख रहा प्रोटीन का लेयर, कहीं रेड आपको दिखा, नहीं दिखा, कोई वायरस दिखा, नहीं दिखा, लेकिन वायरस के अंश अंदर चले गए, वायरस के अंदर चले गए, किसकी मदद से, बैक्टीरियोफेज के अंदर, बैक्टीरियोफेज की मदद से बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए था वो अंदर चला गया। इसी को हम बोलते हैं बाहरी डीएनए कहाँ चला गया, बैक्टीरियल सेल के अंदर, इसी चीज़ को हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। और केवल क्या किया, केवल डीएनए गया है फ्रेंड्स, प्रोटीन नहीं गया है। प्रोटीन एकदम से सेंट्रीफ्यूगेशन जब हुआ, उसे चलाया गया, घुमाया गया, तो हल्की चीज़ बाहर निकल गई और भारी चीज़ अंदर बैठ गई। तो अंदर क्या बैठा, सिर्फ डीएनए जो नॉन आइसोटोप था। आइसोटोप क्या था, सल्फर वाला आइसोटोप था, सल्फर प्रोटीन के अंदर, और प्रोटीन तो बाहर ही रह गई। इससे हमें क्या पता चला कि डीएनए अंदर रह जाता है और प्रोटीन बाहर रह जाता है, और यानी डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है फास्फोरस के आइसोटोप को। इससे आप और अच्छे से बेहतर समझ जाएंगे, ठीक है। ये आपका बैक्टीरियोफेज है, इसे हमें रेड करना था, थोड़ा गलती हो गई फ्रेंड्स, ये आप इसे रेड समझिएगा, ठीक है। देखिए ये जो आइसोटोप है, इसमें भी एक चीज़, इसमें सिर्फ एक आइसोटोप था, एक नॉन आइसोटोप था। इसमें डीएनए आइसोटोप है और प्रोटीन नॉन आइसोटोप है, ठीक है। इतना आपको समझना है। यहाँ पे प्रोटीन बाहर हो गया था, आपने ये पूरी स्टेप देख ली, यहाँ प्रोटीन बाहर हो गया था, केवल अंदर वाला डीएनए अंदर चला गया था। यहाँ पे वही चीज़ होगी, देखने के लिए मिलेगी। देखिए आइसोटोप कौन है, फास्फोरस। फास्फोरस किसमें होता है, डीएनए के अंदर। अब जैसे ही हमने इन्फेक्शन करवाया, पहले स्टेप, जैसे ही हर से और चीज़ ने इन्फेक्शन कराया, किससे, ये आपकी क्या होना, एस्केरिया कोलाई, बैक्टीरिया एस्केरिया कोलाई। जैसे ही इसमें इन्फेक्शन हुआ बैक्टीरियल सेल के अंदर, जैसे इन्फेक्शन हुआ बैक्टीरियोफेज का, यानी बैक्टीरियोफेज आए और एस्केरिया कोलाई से सट गए, यानी इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर दिया। अब इन्फेक्शन ये कैसे फैलाते हैं, अपना कोई सामान इनके अंदर डालेंगे तभी तो इन्फेक्शन होगा। काटेंगे, जैसे मच्छर हमें मलेरिया फैलाता है, तो मच्छर हमें काटता है और अपनी लार हमारे अंदर डाल देता है, और जिससे हमें हमारे ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है और हमें मलेरिया बीमारी हो जाती है। बस ये वायरस भी यही कर रहा है। एस्केरिया कोलाई को कैसे संक्रमित कर रहा है, एस्केरिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, कैसे संक्रमित कर रहा है, अपना डीएनए इसके अंदर डाल के। जब अपना डीएनए इसके अंदर डाल देगा तो इसी के अंश आ जाएंगे, यानी बैक्टीरियोफेज बहुत जल्दी इसमें बन जाएंगे। एस्केरिया कोलाई के अंदर बैक्टीरियोफेज बहुत सारे आ जाएंगे, जिससे ये संक्रमित हो जाएगा और बाद में डेथ हो जाएगी इसकी। तो बस कैसे संक्रमित किया, इस बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्शन किया, इसके ऊपर प्रभावित कर दिया, पकड़ लिया इसको। अब पकड़ने के बाद क्या हुआ, ब्लेंडिंग में बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए इसके अंदर डाल दिया।
अपना डीएनए अंदर डाल दिया, और जो यानी डीएनए यानी आइसोटोप अंदर डाला। कौन सा आइसोटोप? फास्फोरस का आइसोटोप अंदर रह गया और बाकी बाहर हो गया, क्योंकि आप जानते हैं फास्फोरस आइसोटोप सिर्फ डीएनए के अंदर होता है और प्रोटीन के अंदर नहीं होता। प्रोटीन के अंदर सल्फर आइसोटोप होता है जो कि बाहर है, ठीक है, जो कि बाहर है। ये देखिए दूसरे स्टेप, आपको पहले स्टेप में दिख रहा होगा प्रोटीन आए, जो सल्फर प्रोटीन आइसोटोप था सल्फर के अंदर, वो बाहर रह गया, सिर्फ डीएनए अंदर रह गया। यहाँ पे भी जो प्रोटीन का आवरण था वो बाहर है और जो आइसोटोप है वो अंदर रह गया। फास्फोरस का आइसोटोप क्या हो गया? अंदर रह गया। तीसरे स्टेप में वही चीज़, ये आपकी एस्केरिया कोलाई की परत है, एस्केरिया कोलाई की, ठीक है। जब सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ तो उसको फिर से चलाया गया, पूरे दोनों को मिक्स किया गया, और जिससे हल्की चीज़ बाहर निकल गई और भारी चीज़ अंदर रह गई। अब भारी चीज़ क्या था? जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन का लेयर हल्का था, बाहर निकल गया, और अंदर क्या चला गया? सिर्फ डीएनए। जिससे हमें क्या पता चला कि दोनों प्रयोग में डीएनए अंदर गया है। यानी इस प्रयोग में हमने आइसोटोप किसको लिया था? फास्फोरस आइसोटोप। क्या लिया था? फास्फोरस 32 आइसोटोप लिया, तो जो कहाँ चला गया? बैक्टीरियल सेल के अंदर चला गया, यानी एस्केरिया कोलाई के अंदर डीएनए गया, और प्रोटीन सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा बाहर निकल गया। दोनों में सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा प्रोटीन कहाँ चला गया? एकदम से बाहर चला गया, अंदर क्या रह गया? सिर्फ। इन्होंने कंक्लूजन दिया कि ऐसा पदार्थ जो एक पीढ़ी से, ऐसा पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, वह प्रोटीन नहीं, प्रोटीन या आरएनए ना होकर केवल डीएनए ही होता है। और केवल डीएनए गया है, इसलिए हम हर्षे और प्रयोग हर्षे और चेस के एक्सपेरिमेंट से हमें ये मालूम चल गया कि डीएनए ही क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, प्रोटीन और आरएनए नहीं जाते। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप बार बार इस चीज़ को देखिए, समझिए क्या कह रहा है ये स्टेप, और इस स्टेप को एकदम से रट लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।